नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कॉलेज में नहीं मिला मूलभूत सुविधा तो उग्र हुए छात्रा, 3 घंटे तक जमकर किया हंगामा, एसडीएम की गाड़ी पर किया हमला, डीएम से की शिकायत। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र सह राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने किया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक के द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक सह मूल्यांकन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सुशील मोदी के नीतीश कुमार को बोझ बताने पर अजीत शर्मा जमकर बरसे। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी, बच्चों की संख्या 100 के पार, 6 महीने का बच्चा भी डेंगू पीड़ित। डेंगू से अभी तक 2 बच्चे की हो चुकी है मौत। कॉलेज में नहीं मिला मूलभूत सुविधा तो उग्र हुए छात्रा, 3 घंटे तक जमकर किया हंगामा, एसडीएम के गाड़ी पर किया हमला, डीएमसी की शिकायत। साहब, मुझे कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, मांग करते हैं तो स्कूल प्रशासन फटकार लगा देते हैं। हम लोगों को स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। परीक्षा कब होनी है, कब होगी, इसका कोई अता पता नहीं चलता है। ना तो कॉलेज परिसर में नोटिस चिपकाई जाती है, ना तो बताया जाता है। यह बात सुंदरवती महिला कॉलेज के छात्रा साक्षी ने एसडीएम धनंजय कुमार को कहा। कॉलेज की अव्यवस्था को लेकर छात्र उग्र हो गए। एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि जगह कम होने की वजह से एक विषय का एग्जाम लिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया, जिसकी सूचना भी कॉलेज परिसर में चिपका दिया गया है। लेकिन छात्रा का मांग था कि हम लोग दूर से आते हैं, अगर कॉलेज परिसर में हम लोगों के लिए जगह नहीं है तो हम लोगों को क्यों बुलाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी छात्र जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि के पाठक ने फरमान जारी कर हम लोगों से 75% अटेंडेंस मांगी जाती है, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज कैंपस में बैठना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है। आक्रोशित छात्रा डीएम से शिकायत करने पहुंची। सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित छात्रा डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर छात्रा ने एसएम कॉलेज के अव्यवस्था को डीएम के सामने रखा। डीएम से मिलने के बाद मौके पर एसडीएम धनंजय कुमार छात्र से मिलने पहुंचे, छात्र की समस्या को सुना। फिर एसडीएम साहब खुद एसएम कॉलेज पहुंच गए और वहां पर प्रिंसिपल से पूरी व्यवस्था का जानकारी ली। कई छात्रा ने एसडीएम धनंजय कुमार के वाहन पर भी हमला कर दिया। कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ करीब 3 घंटे तक छात्रा हंगामा करते दिखे। हंगामे की सूचना पर जाग के छात्र नेता पहुंचे। इधर हंगामा की सूचना मिलने पर जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता दर्जनों की संख्या में पहुंचे और कॉलेज की अव्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने कहा कि जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित की गई। छात्र नेता ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जब के पाठक की तरफ से फरमान जारी किया जाता है कि 75% अटेंडेंस जरूरी है, तो यह भी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है कि उनको बैठने की जगह दी जाए। एसडीएम धनंजय को ने कहा कि हमने पूरी घटना कम की जानकारी कॉलेज प्रशासन से लिया। कॉलेज में जगह कम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दी गई थी, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र आक्रोशित हो गए। हम लोगों ने मिलकर छात्रा से भी बातचीत की। फिलहाल छात्र सब मान गए। कॉलेज प्रशासन के तरफ से नोटिस चिपकाई जाएगी कि आगे परीक्षा कब होनी है। हम लोग इसको देख रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। के पास शिकायत किया गया कि एग्जाम को लेकर के छात्राओं द्वारा आवेदन देकर के शिकायत किया गया था कि एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया है। एक ही क्लास में हजारों की संख्या में छात्रों को बैठाया जा रहा है। यह गलत बात है। हमने आज फिजिक्स का एग्जाम लिया है, मात्र 11 का। सीट नहीं रहने के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 29 तारीख के बाद हमारे यहाँ परीक्षा खत्म होगी, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। उसके बाद हम लोग इंटर का परीक्षा विभागीय स्तर पर लेंगे। बस यही डिसीजन हम लोग का हुआ। आज सर रद्द कर दिया गया है परीक्षा सर, उसको लेकर के नोटिस कोई जारी किया गया? नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस तो फिर आज परीक्षा होना था ना सर? परीक्षा हुआ। हाँ। फिजिक्स का हुआ 11 का, 12 का स्थगित कर दिया गया जगह की कमी के कारण। मूल्यांकन कार्य चल रहा है। मूल्यांकन कार्य चल रहा है। पार्ट 2 पार्ट 3 का एग्जाम चल रही है और उसके बाद मेरी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का हो रहा है। सारे लोग अस्त व्यस्त यहाँ कॉलेज में हो गया।
मामला था इंटरमीडिएट 11-12 की मंथली एग्ज़ाम के लिए। मंथली एग्ज़ाम एक बैच कल शेड्यूल आया हम लोग आज से एग्ज़ाम कराने के लिए। एक बैच 1500 विद्यार्थी यहाँ पर आ गए और हमारे पास उतना सफिशिएंट जगह नहीं है। अभी यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 की एग्ज़ाम चल रही है। इवैल्यूएशन पूरे 252 टीचर यहाँ पर इवैल्यूएशन कर रहे हैं। पूरा जगह की कमी थी। हम लोगों ने फिजिक्स का A-लेवल का परीक्षा ली, उसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। उसका सेकेंड सीटिंग के पहले ही वो लोग इतना हंगामा कर दिया जिससे कि वह बेकाबू हो गया, जिससे कि हम लोग सफिशिएंट जगह नहीं रहने के कारण हम लोग ने 29 तारीख तक 28 तारीख तक स्थगित किया परीक्षा। 29 तारीख से परीक्षा हम लोग 29 के बाद हाँ अभी सका गया सर। नहीं नोटिस बहुत पहले चिपका है। SDM के पहले नहीं तो हम कैसे जानते हैं? जब लड़की लोग 2:30 बजे यहाँ पर तबीयत खराब हुआ लड़की का गई, तब 2:30 बजे के बाद हम लोग को पता चला कि मैंने एग्जाम देने में ये लोग असमर्थ है, बैठने की जगह नहीं है। तब हम नोटिस किए। छात्रा का सर आरोप था कि कहीं भी कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है। हम हर छात्राओं को लिखित लेते हैं और 3 दिन के अंदर में उसका सोल्यूशन करते हैं। ये जब से मैंने बना है यहाँ पर, कोई छात्र का चाहे छात्रावास हो चाहे कोई लड़की हो, स्कूलों का एकदम फ्री है कि कोई लड़की आकर हमसे बात कर ले और हम उसका सोल्यूशन तुरंत करते हैं। चाहे वो क्लास की हो, भले क्लास में सफिशिएंट लड़की लोग आती 3,500 लड़की आती नहीं है। आज एग्जाम के दिन आ गए थे तो यही कहा गया कि परीक्षा जब हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास में नाम काट दिया जाएगा। क्या आज परीक्षा स्थगित? आज एक पेपर वही तक है, फिजिक्स की परीक्षा हुई, बाकी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। जगह को देखते हुए 29 से हम लोग परीक्षा शेड्यूल जारी कर रहे हैं। परीक्षा जगह नहीं है क्या है? सब हमारे यहाँ आए थे बहुत लोग इंस्पेक्शन में, तो देखे कि लड़की माने ज़्यादा हो जाती है, क्लासरूम कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग का अब हम लिख कर दिए हैं बेंच टेबल अधिक लाने के लिए, और उसके बाद हम लोग क्लास करेंगे। बोलो बताइए। कॉलेज में टाइम पे एग्जाम नहीं आता है। पहले हम लोग सुबह गए थे तो बोला गया 9:30 बजे गए थे तो बोला गया था क्या 1:30 बजे एग्जाम होगा। 1:30 बजे जब गए तो बोला गया 2 बजे एग्जाम होगा, 2:30 बजे एग्जाम होगा। 2:30 बजे गए तो ऐसे बोलता होता है ना कि बोले कि हाँ आज तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, भागो तुम लोग यहाँ से, तुम लोग का एग्जाम नहीं होगा, ऐसे बोला गया है। SM कॉलेज सेंटर एग्जाम था। क्या कुछ सुविधाएं वगैरह वहाँ पर आप लोगों को कुछ मिली? नहीं है। 11-12 दोनों का क्लास था, दोनों का एग्जाम था, दोनों को मिला के बैठा गया। इतना स्टूडेंट था कि आप पूछ नहीं सकते। लगभग कितने छात्रों की संख्या होगी एक क्लास में? 1000 से कम नहीं होगा। कौन से क्लास के स्टूडेंट का एग्जाम शुरू में हो रहा था? और एक बेंच पे एग्जाम होता है, कभी 1 पे 2 बैठाया जाता है, जानते हैं? 1 पे 4-5, ये कौन सा रूल है? कुछ छात्राओं की बेहोश होने की बात सामने आ रही है। बेहोश हुई है, 2 लड़की बेहोश हुई है। एक तो उसका पूरा हालत खराब है, उसको डिप्टी सिन्हा के एडमिट है, लेकिन एक भी टीचर उसको देखने के लिए नहीं आए, पूछने के लिए नहीं आए। प्रिंसिपल का इस पर क्या कहना है? प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले, प्रिंसिपल वहाँ से देख के बोल रहे हैं, बस कुछ नहीं बोले, आए तो देखने के लिए तक नहीं आए। अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी हम ऑफिस आए थे कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। सुबह से बच्चा भूखा प्यासा है, कॉलेज में दौड़ा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। क्या अभी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया आप लोगों को? सर के द्वारा बोला गया कि आप लोग चलिए कॉलेज, हम कॉलेज पहुँचते वहाँ प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना है। आपका भी एग्जाम सेंटर वहीं? हाँ, मेरा सेंटर पे वहाँ पे चल। नहीं, आपका कॉलेज कौन सा है? असम कॉलेज। इस कॉलेज का ही एग्जाम था? हाँ, 12th का सेंटर भी। अच्छा। एग्जाम देने गए तो इनका कहना है कि कुछ व्यवस्था नहीं थी और जो सीटिंग अरेंजमेंट एक जो जनरल प्रोसीजर होता है एग्ज़ाम का वो नहीं था, जिसके कारण कुछ मतलब इंफॉर्मेशन की कमी हुई। फिर बाद में कॉलेज प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 28 के बाद एग्जाम होगा, वो भी मौखिक बताया गया। तो अभी क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। कुछ बच्ची बेहोश होने की बात सामने आ रही है। हाँ, ये बच्चे बता तो रही है, यही मैं बोल रहा हूँ मैं कि एक बार मैं प्रिंसिपल साहब से बात करके जो चीज़ें हैं बराबर लगभग दिखा जा रहा है कि बच्चियां जो है उसमें भी बच्चे जो है देखिए एक ढंग से देखेगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो शिक्षा के कुछ सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है कि मतलब लोग जो बच्चे हैं जो पढ़ने जा रही हैं वो अपनी बातों को रख पा रहे हैं और हम लोग के भी जानकारी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं।
तो उसको निश्चित रूप से हम लोग शासन में इसमें सुधार कर लेंगे। एग्जाम का सर माहौल था। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चों ने बताया है वो मैं एक बार अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर लेता हूँ क्या है, और वहाँ पे जो आवश्यक अरेंजमेंट है वो करवाएंगे। ठीक। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र सह राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने किया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे सूबे में किया गया है। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा आयोजित की गई है, जिसका शेष 5 दिन रह गया है। आज उसका विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रेणु कुमारी ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में जीविका दीदी ने स्वागत गान गाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। साथ ही सुपोच भारत स्वच्छ भारत सशक्त भारत के उद्देश्य से यह कार्यक्रम पूरे सूबे में कराया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह की गतिविधियां मानव जीवन चक्र के प्रमुख चरणों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग अपने जीवन को सुखी व स्वस्थ बनाए रखें, जिससे अपना देश भी स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बने। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से समाज में नई क्रांतियां आती हैं और लोग पारंपरिक चीजों से जुड़ते हैं। आज के समय में मोटे अनाज को लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हमें सीख देती है कि हमें मोटे अनाज, ताजे फल, सब्जी को भी उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही बच्चों के अन्नप्राशन की विधि यहाँ देखने को मिल रही है। अब शहरी क्षेत्र में इसे कम देखा जाता है। साथ ही अन्नप्राशन में और गर्भवती माँ, नवजात शिशु, ऐसे लोगों को क्या खान पान होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी यहाँ दी जा रही है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम अपने जीवन के साथ साथ पूरे राष्ट्र के हित के लिए है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। अब ये अंतिम चरण में है, तो पूरे माह ICDS के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो पोषण माह में जो गतिविधि कराई जाती है उसका लगभग अब समापन है। उसी के क्रम में पोषण परामर्श केंद्र का आज आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से भी लोग आएंगे और आंगनवाड़ी सेविकाएं भी आएंगी। इसमें मुख्य तौर पे ये बताया जाता है कि हमारी ICDS की सेवाएं क्या हैं, और इसमें बताया जाता है कि मोटे अनाज जो पूर्ण रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, जो आसानी से गांव में अवेलेबल होता है। गर्भवती महिलाओं को, हमारे बच्चों को वो आसानी से मिल जाता है, कम खर्च में वो खाना चाहिए। इसके अलावा ICDS के तहत प्रत्येक माह के 7 तारीख को गोद भराई होती है, 19 तारीख को अन्नप्राशन होता है। तो इस परामर्श केंद्र के माध्यम से ये भी प्रदर्शित किया गया है कि हमारे हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे ये दोनों होता है। इसके साथ ही हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जीविका, PHED, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सभी के सहयोग से हम लोग पोषण माह में सभी कार्यक्रम गतिविधि स्कूल में कराते हैं, हेल्थ में कराते हैं और डैशबोर्ड पे एंट्री करवाते हैं। तो अभी हमारे बिहार जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस गतिविधि को कराने में अच्छे नंबर पे है, और अभी और 5 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही अपने क्षेत्र में जन जागरूक करते रहेंगे। इसमें पोषण वाटिका भी है कि अगर कहीं सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग बना है तो थोड़ा सा भी मिट्टी का जगह है तो वहाँ हम लोग जो लोकल अवेलेबल सब्जियां हैं वो उगाएं और उसी को वहाँ पे पोषाहार में यूज करें। मैडम, ये देखा जा रहा है कि जिले में अब तक कितने कुपोषित बच्चे पाए गए हैं? जिले में अब तक, इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को कि ICDS के माध्यम से जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र पे पोषाहार दिया जाता है, अतिरिक्त पोषाहार दिया जाता है। उसके अलावा हमारे ICDS भागलपुर ने जो भी हमारे बच्चे हैं जो भी थोड़े कमज़ोर हैं उसको हम लोगों ने NRC भेजा है, पोषण पुनर्वास केंद्र। अभी हम लोगों ने अगस्त माह में 34 बच्चों को NRC भेजा है जो वहाँ से स्वस्थ होकर के बाहर आए हैं। थैंक यू। स्टॉल लगाए गए हैं मैडम? अभी यहाँ स्टॉल लगाए हैं, नहीं 6 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 2 ICDS का है, एक मिशन शक्ति का है
और 3 है, एक जीविका का है, एक हेल्थ का है, एक PhD का है। अपना परिचय मैडम। मैं जिला रेणु कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी भागलपुर। कार्यक्रम है। इससे पहले प्रखंड और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम करना है और जागरूकता रथ भी लगी हुई है जो जिले में घूम रही है, अन्य स्थानों पर भी घूमेगी। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जब बच्चे का जन्म होता है तो माता और बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए उचित पोषण माँ को मिले, बच्चे को मिले, उसको लेकर के जो जागरूकता का कार्यक्रम है, बच्चे का समुचित टीकाकरण हो और बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ICDS के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जीविका के माध्यम से भी जो है लगातार राज्य सरकार चला रही है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक जो न्यूट्रिशन का लेवल होता है वो हम लोग सभी लोगों में बरकरार रख सकें, सभी माताओं में किसी तरह की किसी को समस्या नहीं हो। और जो एंटीनेटल ANC चेकअप होता है जब माताएं गर्भवती होती हैं, उसको भी हम लोगों को, सब लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि निश्चित रूप से जांच कराएं। ऐसा ना समझें कि उनको कोई समस्या नहीं है तो उनको डॉक्टर के पास गर्भावस्था के दौरान जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर बताएंगे कि वो कितना आवश्यक है और किस हिसाब से उनको जो है प्रिकॉशंस लेना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसको कल भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक के द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण सह मूल्यांकन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर आज राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण के द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, DDC अनुराग कुमार, SDM धनंजय कुमार के अलावे कई अन्य पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। आज राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण था। कल अन्य प्रखंड से चुनाव से संबंधित लोग प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे। साथ ही मूल्यांकन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई मास्टर प्रशिक्षक को तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित की गई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अभी जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आज, और फिर जो है कल हम लोग जो अन्य जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो हमारे आगे आने वाले चुनाव में मतदान कर्मी हो या मतगणना से संबंधित कार्य या चुनाव में बहुत सारा कोषांक बनता है, तो जो उनके विभिन्न कार्य होते हैं उसके संबंध में जो मास्टर ट्रेनर हैं जिला स्तर के उनको कल ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो जिला स्तर के पदाधिकारी को हम लोगों ने अभी से प्रतिनियुक्त किया है विभिन्न कार्यों के लिए निर्वाचन संबंधी, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि सब लोग अच्छे से प्रशिक्षित हों ताकि किसी तरीके से भी कहीं कोई त्रुटि की संभावना। भागलपुर में सर बच्चों की संख्या डेंगू को लेकर के ज़्यादा होती चली जा रही है। आगामी लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव हेतु आज हम लोग एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दी जाएगी। कल 27 तारीख को DLM3 एवं ALM3 डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर एवं असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर की प्रशिक्षण होगी। तो हम लोग शुरुआत करते। सुशील मोदी के नीतीश कुमार को बोझ बताने पर अजीत शर्मा जमकर बरसे। अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश जी को जनता ने 19 वर्षों से चुनकर रखा है। भारतीय जनता पार्टी डरी और बौखलाई हुई है। सुशील मोदी खुद उप मुख्यमंत्री कितने दिन रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना ठीक नहीं। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताया तो कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन किया तो भाजपाइयों ने मजे की राजनीति कर दी। बात नीतीश कुमार के NDA में फिर से शामिल होने तक पहुंच गई। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताकर एक नया ही राजनीतिक मुद्दा ला दिया है। इसको लेकर विधायक अजीत शर्मा ने जमकर सुशील मोदी को धोया और कहा कि 2024 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि नीतीश कुमार बोझ बन गए।
कोई किसी पर बोझ नहीं है, सब अपनी मेहनत और अपने पैरों पर है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि नीतीश कुमार बोझ बन गए हैं। कोई किसी पर बोझ नहीं है, सब अपनी मेहनत और अपने पैरों पर है। नीतीश जी को जनता ने 19 वर्षों से चुनकर रखा है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, यह बताइए। 2024 में भाजपा हार रही है, इसी का डर है कि कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, आज महिला आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले महिला आरक्षण राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में दिया था और महिला आरक्षण बिल जो भाजपा लाई उसको अभी से चालू करे। आपको बता दें कि आज सुशील मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार कांग्रेस और राजद के लिए राजनीतिक बोझ बन चुके हैं। नीतीश कुमार सर रगड़ लेंगे, लेकिन उनके लिए भाजपा में जगह नहीं है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, चाहे वो सुशील मोदी या कोई हो, उनको ये कोई काम नहीं है कि उनको जनता ने चुन के केंद्र में सरकार बनाया है। उन्होंने 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने के प्रतिवर्ष बात किया, एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई आकाश छू रहा है। वो जब कहते थे, आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौसम नहीं आता है। महंगाई के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। आखिर क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बोझ हो गए। उनको बड़ी चिंता है दूसरे के बारे में। आपको जनता ने चुन के जिसको भेजा केंद्र में सरकार, पहले आप बात कीजिए, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा लेता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने देश के लिए काम करता है। आप किसी को बोझ कैसे बोल सकते हैं? कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता। नीतीश जी को जनता ने 18-19 वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर चुन के रखा है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री बने, पहले ये जनता को बताइए। इसलिए किसी को बोझ मत बोलिए। आप चूंकि 2024 में आप हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गद्दी से जनता उखाड़ फेंकेगी, इसी का डर है। कोई बोझ बन गया, कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस की बात करे। कांग्रेस को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज महिला आरक्षण की बात कीजिए। आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, किसने पहला दिया? आदरणीय राजीव गांधी ने। और आप आज जो बिल लाए हैं, कहते 2029 में परिसीमन के बाद, जनसंख्या के गिनती के बाद होगा। ये क्या बात है? अगर आप बिल लाए तो आज से चालू करिए और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को लेके, चाहे वो ओबीसी हो, फॉरवर्ड कास्ट हो, SC ST हो, दलित हो, जो भी है, सबको समान रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांत है। किसी एक को देके ये कतई ठीक नहीं है। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी, बच्चों की संख्या 100 के पार। 6 महीने का बच्चा भी डेंगू पीड़ित। डेंगू से अभी तक 2 बच्चे की हो चुकी है मौत। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी है। अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। GLNMCH में डेंगू मरीजों के लिए करीब 175 बेड बनाए गए हैं, जहां करीब 130 मरीज भर्ती हैं। 100 बेड के फैब्रिकेटेड वार्ड में सभी बेड पर मरीज भर्ती हैं। ज्यादातर मरीज 10 साल से नीचे के हैं। इस बीमारी से ग्रसित होकर कुछ दिन पहले भागलपुर के माउंट ACC और माउंट कार्मल की एक बच्चियों की मौत हो चुकी है। भागलपुर शहर में डेंगू से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पूरा डेंगू वार्ड बच्चों से खचाखच भरा हुआ है। 24 घंटे में 19 मरीज मिले हैं, जिसमें से 16 मरीज JLNMCH तो 3 मरीज सदर अस्पताल में मिले हैं। डेंगू का असर अब ज्यादा छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। JLNMCH के फैब्रिकेटेड वार्ड में 6 महीने का बच्चा इस्माइल भर्ती है, वहीं 6 महीने से 10 साल तक के कई बच्चे भर्ती हैं। मौतों की बात करें तो बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत की वजह डेंगू पुष्टि हुई है। वहीं 6 लोग ऐसे संदिग्ध की मौत हुई हैं जिनमें डेंगू के लक्षण थे। बीते शनिवार को भीकनपुर निवासी महिला की मौत हुई थी। मौत के बाद महिला का एलिजा रिपोर्ट आया। एलिजा रिपोर्ट पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पटना के बाद भागलपुर में मिले हैं। अब तक यहां करीब 600 मरीज मिले। JLNMCH के ICU में डेंगू से पीड़ित एक जज का इलाज, तो वहीं फैब्रिकेटेड वार्ड में DPRO की पत्नी का इलाज चल रहा है। फुल स्लीव्स कपड़े पहने
ओडोमास लगाएं, सोते समय मच्छरदानी लगाकर सोएं। डेंगू में बुखार जब खत्म हो जाए उसके बाद भी सावधानी बरतनी चाहिए। लीवर की जांच करानी चाहिए। अगर SGPT 3 गुना बड़ा हो तो सिरोन फेरिटिन की जांच जरूरी हो जाती है, वरना बड़ा खतरा हो सकता है। सावधानी ही इसका उपाय है। चिकित्सकों को अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। बेवजह एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। डेंगू से मौत का कारण यह भी हो सकता है। दवा के रूप में ज्यादा से ज्यादा पैरासीटामोल का ही उपयोग करें। हबीबपुर के रहने वाले मोहम्मद नौशाद ने बताया कि मेरे 6 महीने के बच्चे को काफी तेज फीवर आया। हम लोगों ने इलाज करने के लिए क्लिनिक उन्हें ले गए। वहां पता चला कि डेंगू है। फिर अपने 6 महीने के बच्चे को मायागंज अस्पताल में इलाज कराने लाया हूं। इलाज चल रहा है, व्यवस्था भी अच्छी है। मेरे बच्चे में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मायागंज अस्पताल एवं सदा अस्पताल दोनों में डेंगू बीमारी को लेकर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था भी दुरुस्त है। बारिश के चलते यह मच्छर जनित बीमारी लोगों में फैली है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा प्रयासरत है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कब भर्ती हुआ था, कैसे डेंगू हुआ पता चला? डेंगू तो जांच कराने के बाद खलील अहमद का जांच कराए तो डेंगू निकला। फिर खलील अहमद बोला यहाँ नहीं होगा तो फिर हम यहाँ आए। तो फिर मेरा बच्चा बहुत सुधार है, बहुत बेहतर है। हमको यहाँ आने से बहुत फायदा भी हुआ। अब हम आज डिस्चार्ज भी होने वाले हैं। बच्चे को लेके व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था सही मिला। हाँ बहुत अच्छा, खान पान सब चीज का अच्छा, दवाई भी टाइम टाइम पे सब चीज का, तुरंत बुलाने पर तुरंत आ भी जाती है। सब व्यवस्था। हाँ सब व्यवस्था। कैसे पता चला इसको डेंगू हो गया? जांच कराने से डेंगू पता चला ना कि डेंगू है। आसपास गंदगी या जल जमाव वगैरह है क्या उधर? उधर गाँव है ना, हाँ डरे देहात है, गाँव है, बहुत गंदगी है। हाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अब धीरे धीरे हो रहा है साफ सफाई। जगत वही सब और है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलशन खातून। बच्चे का सवा पर भी। कब से भर्ती में क्या हुआ था बच्चे को, कैसे? 19 तारीख से भर्ती है बच्चे को लेकर। डेंगू घर में ही हो गया था, उसके बाद घर यहाँ पे लाए। उस समय से इलाज चल रहा है। इलाज कैसा, व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्या कुछ मिल रहा है? व्यवस्था मेडिसिन तो उपलब्ध है, खान पान का व्यवस्था है, सफाई सुथरा का भी पूरा व्यवस्था है। कैसे क्या हुआ, क्या शक लग रहा है, कैसे हुआ ये? घर पर ही बुखार, तेज बुखार आ गया था, उल्टी होने लगा था, पैर हाथ में दर्द हो गया था। उसके बाद जांच हम लोग करवाने के लिए यहाँ पे आए, पता चला कि डेंगू है, फिर भर्ती हुआ। बच्चे का क्या नाम है? नमन शर्मा। आपका क्या नाम? देव शंकर कुमार, विक्रमशिला कॉलोनी, भागलपुर। रात में 1 बजे इसको सर्जरी हो गया। उसके बाद उसका वो स्लाइन चल रहा था, निकल गया, उससे ब्लड निकल गया। मैम को नर्स को बुलाते रहे, आई नहीं। सुबह से कई मत जा चुके, बेड चेंज कीजिए, बेडशीट चेंज कीजिए, उन्होंने चेंज नहीं किया। यही परेशानी है। परेशानी कुछ बहुत है, कुछ मैम नर्स है जो कॉपरेट नहीं कर रही है। कुछ अच्छे भी हैं और सब मिला जुला के। क्या नाम है बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम मायरा है। कब भर्ती हुआ था? सैटरडे को। आपका परवेज। 7 दिन पहले फीवर आया। फीवर आने के बाद प्राइवेट में उसको जांच कराया। जांच कराने के बाद डेंगू निकला, तो डेंगू निकलने के बाद मायागंज रिफर कर दिया। यहाँ शक लग रहा है, कैसे हुआ? शक मतलब फीवर आया तो शक हुआ, तो हम जांच कराए। जांच कराने के बाद रिपोर्ट में डेंगू निकला। कितने साल के बच्चे हैं आपके? ये 6 महीने के हैं। 6 महीने के बच्चे। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। ये भागलपुर हबीबपुर से। हबीबपुर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ और बच्चे का नाम मोहम्मद इस्माइल हुआ। क्या स्थिति है डेंगू मरीजों की? डेंगू मरीजों अभी तो करीब 100 प्लस पेशेंट भर्ती हैं हमारे यहाँ। प्राइवेट क्लिनिक्स में मुझे लगता है कि जितने सरकारी अस्पताल में है उससे करीब 3 गुना लोग बाहर देखे जा रहे हैं। रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता है
लेकिन अगर सरकार थोड़ी कोशिश करे, सिविल सर्जन साहब अगर कोशिश करें तो जो स्थानीय लैब्स होते हैं जांच घर वाले, वो लोग डाटा दे सकते हैं कि कितने लोगों को उन्होंने NS1 किया पॉजिटिव या डेंगू स्क्रीन पॉजिटिव आया, और जिनके पॉजिटिव आते हैं इनका इलाजा कन्फर्मेशन आवश्यक हो जाता है। तो जब इलाजा पॉजिटिव होता है तो हम लोग इनको मानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग में NS1 पॉजिटिव है तो डेंगू की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं इससे। हाँ, बच्चों का एक्सपोजर बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, और दूसरे की पूरे बाह के कपड़े वो नहीं पहनते हैं, पूरे पैरों को नहीं ढकते हैं, और जो खुली जगह है उसमें ओडोमॉस क्रीम लगाएं, मच्छरों से दूर रहें। इस सब बच्चों में थोड़ी सावधानियां हो नहीं पाती हैं विभिन्न कारणों से, तो मच्छरों का प्रकोप उन पर ज्यादा होता है। और मौत का कारण क्या ज्यादा है? मौत का कारण डायरेक्ट डेंगू भी हो सकता है, खासकर डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। इसमें डेंगू में बुखार जब खत्म हो जाए उसके बाद भी अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपके जांच रिपोर्ट में डेंगू की जांच कराते वक्त दो चीज का ध्यान रखना चाहिए कि लीवर का टेस्ट जरूर देखना चाहिए, SGPT। अगर SGPT 3 गुने से ज्यादा बढ़ी हुई हो, सामान्य SGPT का स्तर 35 से 40 इंटरनेशनल यूनिट्स मानते हैं, तो 3 गुने का मतलब है अगर 100 से ज्यादा आपकी SGPT हो तो कृपया सीरम फेरिटीन की जांच अवश्य करा लें। और अगर फेरिटीन स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है तो सावधान हो जाइए। ये एक बीमारी होती है जिसको HLH बोलते हैं, जिसमें कि शरीर के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं, और डेंगू इसका जो है वो इनिशिएटर हो जाता है। डेंगू इसको शुरुआत करता है, डेंगू वायरस जो है इसको स्टार्ट करा सकते हैं इस बीमारी को, और वैसे केस से बचाना बहुत मुश्किल होता है। HLH के संभावित केस हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात एक मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि सावधानी ही इसका उपाय है। जल जमाव देखिए, मच्छरों से दूर रहिए, मच्छरदानी के अंदर रहिए, तभी आप पूरी तौर पर डेंगू से बच सकेंगे, अन्यथा बहुत दिक्कत है। बच्चा था सुर्खी कर गया, मैंने रात को उसको पटना भेजा, हमारी दवा के बावजूद वो पेशेंट बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसको। उनका बाहर इलाज चल रहा था 6-7 दिनों से कहीं पर, और इलाज के बावजूद बच्चे की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। कल पल्स भी उसका गायब हो गया। 60 to 70% बच्चे दिख रहे हैं सर, और ये बहुत बुरी अवस्था में दिख रहे हैं, अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहे हैं, और इनमें संभावना बच जाते हैं, अलग बात है। लेकिन दूसरी बात तरफ मैं कहूँगा कि कुछ चिकित्सकों का इसमें उनको अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। बेवजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, अगर सिंपल डेंगू है और साथ में कोई अन्य बीमारी नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो कृपा करके मेरा अनुरोध रहेगा ऐसे चिकित्सकों से कि वो एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल ना करें, पैरासीटामोल ही इस्तेमाल करें। मैंने कई प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं जिसमें NSAID ग्रुप के डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, ये सब का इस्तेमाल बहुत ही हानिकारक होता है। ये दोनों ही बोन मैरो को गिरा देते हैं, उसका प्लेटलेट का जो काउंट होता है उसको तेज़ी से नीचे जाते हैं। यूँ तो जनरल नोशन है कि प्लेटलेट कम होने से परेशानी होती है, लेकिन ये याद रखिए कि प्लेटलेट अगर नॉर्मल भी हो तो आपको बुरी तरह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर को प्लेटलेट संख्या से लेना देना नहीं भी होता है। खासकर ये जो HLH होता है इसमें तो डेंगू की संख्या, प्लेटलेट की संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा मरीज का पल्स गायब होने लगता है, BP गायब होने लगता है, लीवर डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगता है। अब बचिए इनसे, बेवजह इस्तेमाल न करें, बेवजह सलाइन मत चढ़ावें, उससे घाटा होता है। अगर मरीज़ को उल्टियाँ हो रही हैं, मरीज़ का ब्लड प्रेशर फॉल करता जा रहा है, अगर मरीज़ को दस्त हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन के फीचर्स दिख रहे हो, तो सलाइन अवश्य दीजिए, सलाइन अवश्य दीजिए। और ये सलाइन ज़्यादातर रिंगर लैक्टेट होना चाहिए, ना कि कुछ और, ठीक है ना। इसमें सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज सब की मात्रा रहती है। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको देना चाहिए। तभी यूज़ करें, तभी इस्तेमाल करें जब इसकी आवश्यकता हो, और ये चिकित्सक ही देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता है अथवा नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे तो एक प्लेटू की स्थिति आ गई है, मामले घटने स्टार्ट हो गए।
किसी दिन थोड़ा बढ़ जा रहा है, लेकिन जो पीक 10 दिन पहले था उससे लगातार जो है मामला घट रहा है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग भी अपर मुख्य सचिव महोदय का प्रतिदिन उनकी समीक्षा हो रही है। सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रबंधक, अस्पताल के सभी लोगों के साथ हम लोगों का एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो बना था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी हम लोगों ने एसीएस सर से अनुमति प्राप्त करके 100 बेड का वहाँ बढ़िया बना दिया है और काफ़ी अच्छे से वहाँ इलाज भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त इमरजेंसी में, एचडीयू में, आईसीयू के कुछ वार्डों को भी हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लोगों को भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। चौक चौराहों पर भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ पैम्पलेट वगैरह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई है अगस्त में भी और सितंबर में भी। तो ये संभावना रहती है कि पानी जम जाए, जैसे फूल के गमले में या कूलर में लोग पानी छोड़ देता है या घर के सामने पानी। तो लोगों को भी थोड़ा सा अपना जो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं पानी जमा हुआ देखते हैं तो उसको तुरंत निकाल दें। फॉगिंग भी हम लोग लगातार करा रहे हैं। नगर निगम की टीम लगी हुई है, जो एंटी लार्वा वाला स्प्रे है वो भी चल रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले 10-15 दिनों में काफ़ी मामले कम हो जाएंगे और पर्याप्त हम लोगों के पास मेडिकल की जो व्यवस्था संसाधन है, वो चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो या सदर अस्पताल में हो, सुविधाएं उपलब्ध हैं और कहीं कोई मेजर कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।